Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that we have already discussed the answer key of the general awareness and general English section of EMRS lab attendant exam in our previous videos, and in this video we will discuss the answer key of general Hindi. Total 15 questions are there in this section. इस वीडियो में हम जो सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी आंसर की डिस्कस करेंगे। सो बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों 46 से 50 के सटीक उत्तर दीजिए। यानी कि हमको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है और फिर जो आगे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारत में अनेक विदेशी जातियाँ आई, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया में जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस थी इंडियन कल्चर की, उसमें इन सभी को आत्मसात कर लिया। आत्मसात कर लेने के अपने अंदर समा लिया। भारतीय संस्कृति ने अन्य संस्कृतियों के अच्छे गुणों को आत्मसात करके, यानी कि जो दूसरी संस्कृतियों की अच्छी बातें थी उनको अपने अंदर समा लिया, उन्हें अपने रंग रूप में ढाल लिया। विदेशी संस्कृतियों के अच्छे गुण आज भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। जो भी अच्छे गुण हैं वो भारतीय संस्कृति के अभिन्न, यानी कि जिनको अलग नहीं कर सकते, उसी के अंदर समाये हुए वो अंग हैं। भारत ने उत्तम विचार, आचार व्यवहार और सद्गुणों को ग्रहण करके भारतीय संस्कृति में समाविष्ट किया है, उसके अंदर समावेशन किया है। जो भी अच्छी बातें हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छे विचार हैं, उन सभी का समावेशन अपने अंदर किया है। भारतीय संस्कृति कालजयी बन चुकी है। कालजयी यानी कि जिसने काल को भी जीत लिया है वो बन चुकी है। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशिष्टता रही है। भारत में संसार के लगभग सभी धर्म मिल जाते हैं। तो ये गद्यांश है और गद्यांश बहुत ही आसान है। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको रीड करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है, यानी कि जो विशेषता नहीं है हमने वो बतानी है। आत्मसात करना, ये बिल्कुल विशेषता बताई गई है इस गद्यांश में कि दूसरी संस्कृतियों के जो अच्छे गुण हैं उनको आत्मसात कर लिया है भारतीय संस्कृति ने। सद्गुणों का निष्कासन, यानी कि अच्छे गुणों को बाहर निकालना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यानी कि ये भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है। कालजयी होना, हाँ ये कालजयी बन चुके, देखिए यहाँ पर इस लाइन में दिया हुआ है। समाविष्ट करने, यानी कि अपने अंदर समावेश कर लेना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा, जो भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है वो है सद्गुणों का निष्कासन। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है उसने अच्छे गुणों का निष्कासन नहीं किया है, बल्कि उनका समावेशन किया है, समाविष्टि की है उसकी अपने अंदर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही जो आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं विदेशी संस्कृतियों की बुराइयां, विदेशी संस्कृतियों के अच्छे गुण, विदेशी विचार या फिर विदेशी जातियां। हमने गद्यांश में साफ साफ शब्दों में पढ़ा था कि जो अभिन्न अंग हैं वो क्या है, विदेशी संस्कृतियों के अच्छे गुण यानी कि सद्गुण। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी जातियों के आगमन से क्या हुआ। जो भारत में दूसरी जातियां आई, विदेशी जातियां आई, उनसे क्या हुआ। भारतीय जातियों के साथ उनका टकराव हुआ, बिल्कुल भी नहीं। विदेशी संस्कृतियां भी प्रभावित हुई, ये भी नहीं बताया गया गद्यांश में। भारतीय संस्कृति में प्राचीनता आ गई, यानी कि पुरानापन आ गया, ये भी नहीं है। भारतीय संस्कृति ने सभी को आत्मसात कर लिया, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, यानी कि जो उनके सद्गुण थे उनको आत्मसात कर लिया। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया में आत्मसात कर लिया। किस चीज़ को आत्मसात किया था, वेदों को, परंपराओं को, प्राचीन ग्रंथों को या फिर विदेशी जातियों को। इस गद्यांश के अकॉर्डिंग जो भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया में विदेशी जातियों को आत्मसात कर लिया था। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संस्कृति में समाविष्ट नहीं हुआ सद्गुण, अच्छे गुण, यानी कि इनका समावेशन हुआ था। अराजकता का नहीं हुआ था। आचार और व्यवहार इनका भी हुआ था, उत्तम विचारों का भी हुआ था। इसमें नहीं पूछा गया है तो हमने नहीं में आंसर लगाना है अराजकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी कि कैसे लिखा जाता है जो ये शब्द है उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही जवाब है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा।
उज्ज्वल में दोनों ही जय आधी जय आएंगी, यानी कि दोनों ही जय ऐसे आएंगी। ये वाला उज्ज्वल भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, यानी कि जिसमें व्यंजन संधि नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्वागत। जो स्वागत का यदि हम संधि विच्छेद करें तो सु जमा आगत करने से ये स्वागत बनता है। सु जिसमें कि स्वर साउंड आई है, इसमें जो वोवल साउंड है उ प्लस आगत, यानी कि उ और आ दोनों ही स्वर है, तो ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल नहीं है। और जो बाकी के तीनों हैं सद्गुण, दिग्गज और दिगंबर, तीनों ही व्यंजन संधि के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। हमने जो अशुद्ध वाक्य है वो बताना है। 4 आदमी के लिए खाना बना है, गलत। 4 आदमियों के लिए खाना बना है, जो 4 आदमी वो प्लूरल है तो आदमी नहीं आएगा। 4 आदमियों के लिए खाना बना है। प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे, ये भी बिल्कुल सही है। लड़कियां गीत गा रही थी, ये सेंटेंस भी सही है। उसने अनेक पुस्तकें लिखी, ये भी सही है। हमने अशुद्ध वाक्य का चयन करना था जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 54। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में अलंकार। अब देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो च साउंड की आवृत्ति बार बार हुई है, जहाँ पर भी किसी भी साउंड की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है, यानी कि असंगत यानी कि जो गलत है, और हमने जो यानी कि अपोजिट वाले का गलत बताना है कि जो गलत है। तीव्र का मतलब होता है तेज और मंद का मतलब होता है धीमा, ये बिल्कुल सही है। निंदा और स्तुति, ये भी सही है। निंदा होता है किसी को अपमान करना, स्तुति करना होता है किसी की प्रशंसा करना। ताप और संताप ये बिल्कुल ही गलत हैं, और हमने गलत ही चुना था। पाप और पुण्य दोनों अपोजिट हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56। अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले, यानी कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले। अवसरानुकूल, लालची, चालाक या फिर अवसरवादी। लालची तो वो होते हैं जिनको किसी चीज़ का लालच होता है, ग्रीडी होते हैं जो। इस क्वेश्चन का सही जवाब है गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अवसर को देख के बदल जाए उसको अवसरवादी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। आमरण में समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। इसमें अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है, यानी कि जिसमें कोई भी अव्यय यूज हुआ हो, अव्यय लगा हो, वो अव्ययी भाव होता है। इसका समास का विग्रह क्या है? आमरण यानी कि मृत्यु पर्यंत, यानी कि मृत्यु के बाद। इसमें आ है जो वो अव्यय के रूप में यूज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति में निम्नलिखित में से का जो सटीक अर्थ है वो क्या होगा? अपना हाथ जगन्नाथ, किसी अन्य का किया काम पसंद नहीं आता है, अपने हाथ में ही ईश्वर है, स्वावलंबी होना चाहिए, खुद में ही आत्मनिर्भरता होती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्वावलंबी होना चाहिए। अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का अर्थ होता है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, यानी कि स्वयं का कार्य स्वयं करना ही सबसे श्रेष्ठ है। दूसरों के भरोसे न बैठकर यदि तुम स्वयं अपने व्यापार में कठोर परिश्रम करोगे तो तुम व्यापार में अवश्य ही सफल होगे। ध्यान रखो, अपना हाथ जगन्नाथ होता है, यानी कि स्वावलंबी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। हथियार डालना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? हथियार डालना का मतलब होता है पराजय स्वीकार करने की, अपनी हार स्वीकार कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। परास्त हो जाने की, कोई हमको हरा देता है तब हम हारते हैं, और एक होता है अपने आप ही हम हार स्वीकार कर लेते हैं, वो होता है हथियार डालना। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि जो बाकी के 3 हैं वो स्त्री शब्द के पर्यायवाची हैं, और जो एक है वो पर्यायवाची नहीं है। कांता ये भी स्त्री शब्द का पर्यायवाची है, कामिनी ये भी है, और नारी ये भी है। लेकिन जो ये दारा शब्द है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। दारा का पर्यायवाची होता है बीवी, पत्नी, अर्धांगिनी, वामांगिनी या फिर गृहिणी। ये दारा के जो समानार्थी नाम है,
और इन तीनों का मतलब होता है स्त्री, लेकिन दारा का मतलब होता है पत्नी या फिर अर्धांगिनी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। सो गाइज ये थे सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can be notified whenever we upload any another educational video. So guys, this was for this video. Bye bye, meet you in the next interesting video. Thanks for watching the video.